Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss the topic How can parties be reformed of class 10th civics chapter number 4. So last वीडियो में हमने ये देखा था कि पार्टीज किन किन चैलेंजेस से जूझ रही हैं, मतलब कि हमारे देश की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनमें क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या सुधार करने की जरूरत है. अब इस सेक्शन में हमें ये देखना है कि जो चैलेंजेस हमने लास्ट वीडियो में पढ़े थे उनको हम कैसे टैकल कर सकते हैं, उनको हम कैसे रिफॉर्म कर सकते हैं. रिफॉर्म करना मतलब चेंजेस लाना. हम पार्टीज में कैसे बदलाव ला सकते हैं ताकि वो और बेहतर तरीके से काम करें. इन ऑर्डर टू फेस दीज चैलेंजेस पॉलिटिकल पार्टीज नीड टू बी रिफॉर्म. तो ये जो चैलेंजेस हैं जो हमने ऊपर पढ़े, इनको फेस करने के लिए, इनका सामना करने के लिए, इनका सॉल्यूशन निकालने के लिए पार्टीज को रिफॉर्म करना पड़ेगा, पार्टीज में चेंजेस लाने पड़ेंगे. द क्वेश्चन इज, आर पॉलिटिकल पार्टीज विलिंग टू रिफॉर्म? तो क्वेश्चन ये है कि क्या ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो खुद चाहती हैं कि वो रिफॉर्म हो, उनमें कोई चेंज हो. इफ दे आर विलिंग, व्हाट हैज प्रिवेंटेड देम फ्रॉम रिफॉर्मिंग सो फार? और अगर वो खुद चाहती हैं, अगर वो पॉलिटिकल पार्टीज खुद चाहती हैं कि रिफॉर्म हो, तो अभी तक उन्हें किसने रोके रखा था कि अभी तक कोई रिफॉर्म नहीं हुआ है. मतलब कहने का मतलब ये है कि हमें ये पता है कि पॉलिटिकल पार्टीज में ये चैलेंजेस हैं. अब इन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए हमें पार्टीज में रिफॉर्म लाना पड़ेगा. तो क्या वो पॉलिटिकल पार्टीज खुद चाहती हैं कि उनमें चेंजेस आए? अगर हाँ, तो अभी तक चेंजेस क्यों नहीं आए? अगर पार्टीज खुद चाहती हैं उनमें चेंज आए तो उन्हें किसी ने रोक के थोड़ी रखा था. अभी तक चेंजेस क्यों नहीं आए? इफ दे आर नॉट विलिंग, इज इट पॉसिबल टू फोर्स देम टू रिफॉर्म? और अगर पार्टीज बदलना चाहती ही नहीं है तो क्या ये पॉसिबल है कि हम उन पे दबाव डालें, उन पे प्रेशर डालें, उन पे जोर डालें और वो रिफॉर्म करें? मतलब अगर वो नहीं चाहती हैं रिफॉर्म होना, अपने आप में कोई बदलाव नहीं चाहती, तो क्या उनके ऊपर फोर्स डालकर, उन पे जोर डालकर उन्हें बदलने पे मजबूर किया जा सकता है? सिटीजन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड फेस दिस क्वेश्चन. अभी जो क्वेश्चंस हैं पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर, ये सिर्फ हमारे देश में नहीं बल्कि पूरे दुनिया भर में सेम क्वेश्चंस उठाए जाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म करने के लिए. दिस इज नॉट अ सिंपल क्वेश्चन टू आंसर. अब ये जितने भी हमने क्वेश्चंस देखे, ये कोई बहुत आसान से सवाल नहीं है आंसर करने के लिए, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड से हैं. In a democracy, the final decision is made by leaders who represent political parties. अब डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो डिसीजंस हैं वो उन लीडर्स के द्वारा लिया जाता है जो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं. देखो, वापस से हम अपने डेमोक्रेसी का या किसी भी जनरल डेमोक्रेसी का अगर फॉर्म समझें कि क्या होती है डेमोक्रेसी, उसमें क्या होता है, स्ट्रक्चर समझें, तो हमें ये चीज समझ आएगी कि किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं. हालांकि हम इस चीज को ऑलरेडी, जब हमने नेसेसिटी समझी थी, पॉलिटिकल पार्टीज क्यों जरूरी होती हैं, जब हमने वो चीज समझी थी, तो ये चीज हमें क्लियर है उस सेक्शन से कि पॉलिटिकल पार्टीज के बिना जो है देश चलना मुश्किल है डेमोक्रेसी का. तो लेकिन एक बार वापस से शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं कि होता क्या है कि देश में अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं. देश को अलग अलग स्टेट्स में बांटा हुआ है, ये तो हमें पता है. हमारे देश में अलग अलग स्टेट्स हैं. हर एक स्टेट को इलेक्शंस के लिए क्या किया जाता है, कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांट दिया जाता है. तो बेसिकली पूरा देश जो है वो कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बट जाता है. हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक ना एक रिप्रेजेंटेटिव आना होता है. और कैसे आता है? हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से कुछ लोग खड़े होते हैं. ठीक है, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से अलग अलग लोग इलेक्शन में खड़े होंगे और फिर इन सारे लोगों में से कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग वोट करेंगे और जिस भी पर्सन को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का एमपी या एमएलए बन जाएगा. अब ये जो लोग, ये जो कैंडिडेट्स खड़े होते हैं इलेक्शन में, ये आमतौर पे किसी पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं. जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो लोगों को खड़ा करती हैं. बीजेपी अपने पर्सन को खड़ा करेगी, है ना, और कांग्रेस अपने नेता को खड़ा करेगी, अपने कैंडिडेट को खड़ा करेगी, दूसरी पार्टीज अपने कैंडिडेट को खड़ा करेंगी. तो मतलब कि हो क्या रहा है, यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनसे निकल के ये लोग आते हैं. और फिर हम ये देखते हैं कि जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के सबसे ज्यादा एमपीज या एमएलएज बनेंगे वो पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट बनाएगी. ठीक है, जब वो पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट बनाएगी तो उसमें क्या होगा, जो भी लीडर्स वगैरह डिसीजन लेंगे वो एक्चुअली क्या कर रहे हैं, वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी के बेसिस पर डिसीजन ले रहे हैं. मतलब वापस से अगर एग्जाम्पल देखें तो हमारे देश में अभी इलेक्शंस हुए थे 2024 में, उसमें हमने देखा कि जो बीजेपी है वो बहुत बड़ी पार्टी के तौर पे निकल के आई. उसने बाकी पार्टीज के साथ मिलके, मतलब गठबंधन के साथ उसने सरकार बना ली. अब जब बीजेपी ने सरकार बनाई तो बीजेपी में जो बैठे हुए लोग हैं, जो लीडर्स हैं,
वही तो डिसीजन लेंगे। मतलब कि आज हमारे देश में जो लीडरशिप पोजीशंस पे हैं, पीएम हैं और अलग अलग मिनिस्टर्स हैं, हेल्थ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर, जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो सब इस पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, राइट। तो मतलब कि हमारे देश के जितने भी लीडर्स हैं जो गवर्नमेंट में डिसीजन लेंगे वो इस पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं या वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं। So in a democracy, the final decision is made by leaders who represent political parties. तो किसी भी डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो फाइनल डिसीजन है वो उन लीडर्स के द्वारा लिया जाता है जो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। People can replace them but only by another set of party leaders. अब देखो, अगर हम सोचें कि चलो ये वाली जो पार्टी है वो सही काम नहीं कर रही, इस पार्टी के लीडर्स सही डिसीजन नहीं ले रहे, हमें इन्हें रिप्लेस करना चाहिए, इन्हें बदलना चाहिए, तो क्या होगा? अल्टीमेटली कोई और लीडर आएंगे जो कि किसी और पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब कि हम लोग तो बदल देंगे बट पॉलिटिकल पार्टी एज इंस्टीट्यूशन तो वही रहेगा। कहने का मतलब ये है कि मान लो हमने बोला कि आज हमारे जो लीडर हैं XYZ जो लीडर्स हैं, मान लो हम कह रहे हैं वो सही काम नहीं कर रहे, हमने कहा कि नहीं भाई हमें कोई और लोग चाहिए। अगली बार लोगों ने किसी और पॉलिटिकल पार्टी को वोट दिए ज्यादा और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जीत के आ गई। अब देखो, जो लीडरशिप पोजीशन पे पीएम हैं या जो मिनिस्टर्स वगैरह हैं वो तो बदल जाएंगे। अगर आपने किसी और पॉलिटिकल पार्टी को वोट दे दिया और उसे जिता दिया, तो वो जब अगली बार इलेक्शंस होंगे तो वो जो पॉलिटिकल पार्टी है, नई पॉलिटिकल पार्टी, वो गवर्नमेंट बनाएगी और गवर्नमेंट बना के फिर उसके जो लीडर्स हैं वो इंपॉर्टेंट पोजीशंस होल्ड करेंगे। अब देखो, जब नई पॉलिटिकल पार्टी के इंपॉर्टेंट लीडर्स होल्ड करेंगे पोजीशन को, तो भी क्या होगा, वो जो लीडर्स हैं वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर आप चाहो कि आप लीडर्स को रिप्लेस करो, तो भी अल्टीमेटली जो हमारा बेसिक मुद्दा है या जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं होने वाली, क्योंकि प्रॉब्लम तो पॉलिटिकल पार्टीज में है ना, कि पॉलिटिकल पार्टीज इंटरनली डेमोक्रेटिक नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनमें सही तरीके से काम नहीं हो रहा है, उनमें पैसे को जो है बढ़ावा दिया जा रहा है। ये जितने भी चैलेंजेस है वो सभी पॉलिटिकल पार्टी में है ना। अब अगर हम लीडर्स को भी बदल देंगे तो कोई ना, एक लीडर को बदल दिया, कोई और लीडर आएगा वो किसी और पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करेगा। तो दिक्कत ये है कि अगर हम बदलना भी चाहें तो बहुत कुछ बदलाव नहीं आने वाला है। इफ ऑल ऑफ देम डू नॉट विश टू रिफॉर्म, हाउ कैन एनीवन फोर्स देम टू चेंज। अब मान लो जो नई पॉलिटिकल पार्टी के लोग आए, हमने लीडर्स को चेंज किया, कोई नए लीडर आए जो कि किसी नई पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब क्या हो अगर वो नई पॉलिटिकल पार्टी भी अपने आप को बदलना ही नहीं चाहती? क्या उन पॉलिटिकल पार्टी को हम फोर्स कर सकते हैं बदलाव लाने के लिए अपने अंदर? क्या हम पॉलिटिकल पार्टीज पे ये जोर डाल सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज चेंज हो? Let us look at some of the recent efforts and suggestions in our country to reform political parties and its leaders. तो हमारे देश में कुछ एफर्ट्स जो हैं वो किए गए हैं, कुछ कदम उठाए गए हैं पॉलिटिकल पार्टीज में चेंजेस लाने के लिए, एंड कुछ सजेशंस जो हैं वो भी दी गई हैं। तो पहला क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू प्रिवेंट इलेक्टेड MLAs एंड MPs फ्रॉम चेंजिंग पार्टीज। तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके, अमेंडमेंट मतलब चेंजेस करके, इलेक्टेड MPs एंड MLAs को रोका गया पार्टीज को चेंज करने से। तो होता क्या है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जो ये लीडर्स रहते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स रहते हैं, ये क्या करते हैं, ये पार्टी चेंज करते रहते हैं, आज इस पार्टी में कल दूसरी पार्टी में। ये दिक्कत तब और ज्यादा बढ़ जाती है जब इलेक्टेड मेंबर्स पार्टीज चेंज करें। मान लो इलेक्शन हो गए हैं, कल इलेक्शन हुए हैं और इलेक्शंस का रिजल्ट आ चुका है और जो लीडर्स हैं उन्हें पता चल गया है कि वो जीत के आए हैं कि नहीं आए, ठीक है। तो हुआ क्या कि मान लो यहाँ पे पार्टी A थी, ठीक है, और यहाँ पे पार्टी B है। अब इस पार्टी A से कोई पर्सन जीत के आया, मान लो कोई पर्सन P जो है वो जीता है। इसी तरीके से पार्टी B से भी बहुत सारे लोग जीते हैं। पार्टी B जो है उससे मैक्सिमम लीडर्स जीत के आए हैं। इसका मतलब कि क्या होगा, अगर मैक्सिमम लोग जो हैं वो पार्टी B से जीत के आए हैं, इसका मतलब गवर्नमेंट बनाने का मौका किसको मिलेगा, पार्टी B को मिलेगा। बट ऐसा तो होता नहीं है कि
सारे के सारे जो मेंबर्स हैं वो पार्टी बी से ही जीत के आए हैं। हमने कहा मैक्सिमम मेंबर्स जो पॉलिटिकल पार्टी बी है उससे जीत के आए हैं, कुछ मेंबर्स दूसरी पार्टी से भी जीत के आए हैं। तो इसी तरीके से जो पार्टी ए है उससे एक पर्सन था पी, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत गया। अब इलेक्शंस के बाद इसने देखा कि अरे मेरी पार्टी तो इलेक्शंस जीती ही नहीं, मतलब मेरी पार्टी तो 51% का आंकड़ा पार ही नहीं कर पाई। मैक्सिमम लोग तो बी पार्टी के जीत के आए हैं, तो गवर्नमेंट बनाने का मौका तो बी पार्टी को मिलेगा। तो इस पी ने क्या किया, इसने अपनी पार्टी बदल ली। देखो, गवर्नमेंट बनाने का मौका मतलब मिनिस्टर्स और ये सारी जो चीजें हैं उनका मौका किसको मिलेगा, वो पार्टी बी को मिलेगा। कि पार्टी बी के जो लोग हैं, पार्टी बी के जो मेंबर्स हैं, उनको मौका मिलेगा कि वो मिनिस्टर्स बने, जो लीडरशिप पोजीशंस हैं उनको संभालें। तो ये जो मौका है वो पार्टी बी के लोगों को मिलने वाला है। भले ही ये जो पर्सन पी है वो इलेक्ट होके आ गया है, पर उसको कोई मिनिस्टर नहीं बनने का मौका मिलेगा। उसको एजुकेशन मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, ये सारी चीजें नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि ये जो पूरी कैबिनेट है वो कौन बनाता है, वो पॉलिटिकल पार्टी बनाती है जिसके मैक्सिमम लोग जीत के आते हैं। मतलब कि जो कैबिनेट है, कैबिनेट मतलब यही जो मिनिस्टर्स हैं अलग अलग, वो कौन बनाएगा, पॉलिटिकल पार्टी बी के लोग बनाएंगे। बट ये जो पी पर्सन था, इसको तो कैबिनेट में जाना था, इसको तो एक ऊंची पोजीशन चाहिए थी। ये अभी सिर्फ एमपी है, ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत के तो आ गया, बट इसको यह है कि भाई मेरे को गवर्नमेंट का पार्ट बनना है, मुझे पार्लियामेंट का सिर्फ पार्ट बन के नहीं रह जाना है, मुझे गवर्नमेंट का पार्ट बनना है। तो इस पी पर्सन ने क्या किया, इसने अपनी पार्टी बदल ली। इसने बोला कि मैं बी पार्टी में जा रहा हूं। इसने बी पार्टी वालों से बात की, इसने बी पार्टी को बोला कि देखो मैं जो है अपनी पार्टी छोड़ के तुम्हारे इसमें आ रहा हूं, तुम्हारा एक और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो बढ़ जाएगा। और मतलब इस तरीके से इसने बातचीत की, जो भी किया। और इसकी वजह से क्या हुआ कि बी पार्टी ने बोला कि ठीक है, तुम हमारी पार्टी में आ जाओ और हम तुम्हें एक लीडरशिप पोजीशन दे देंगे, हम तुम्हें कोई मिनिस्टर बना देंगे। तो इन दोनों के बीच में कुछ लेन देन हुई, कुछ बातचीत हुई, और उस चक्कर में जो पी है उसने अपनी ए पार्टी को छोड़कर वो बी पार्टी में चला गया। ये चीज क्या है, ये है डिफेक्शन। ये चीज है कि पार्टीज को चेंज करना। और कब चेंज करना, जब आप इलेक्ट होके आ चुके हो। ये जो पी है वो इलेक्ट होके आ चुका है, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत चुका है, तब जाके वो पार्टी चेंज कर रहे हैं। तो ये बहुत ही एक तरीके से गलत चीज है, क्योंकि लोगों के साथ धोखा हुआ है। लोगों ने तो पी पर्सन को पार्टी ए समझ के वोट दिया था। लोगों ने तो ये समझा था कि भाई हमें तो पार्टी ए के साथ जाना है, और पार्टी ए का जो पर्सन है वो पी है। तो लोगों ने क्या किया, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में पार्टी ए को वोट दिया, और पार्टी ए का जो पर्सन, जो कैंडिडेट खड़ा था कॉन्स्टिट्यूएंसी से पी, वो जीत गया। अब लोगों के साथ धोखा हो गया कि जब ये पी जो है वो उसने अपनी पार्टी चेंज कर ली, तो अब क्या होगा, अब उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में गवर्नमेंट किसकी कहलाएगी, पार्टी बी की कहलाएगी, है ना। तो लोगों के साथ जो है एक तरीके से ये धोखेबाजी हुई। लोगों को तो पार्टी ए की आइडियोलॉजी पसंद थी, बट इस पर्सन ने जो जीत के गया है, जब उसने अपनी पॉलिटिकल पार्टी चेंज कर ली, तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी अब किसकी गवर्नमेंट बनेगी, पॉलिटिकल पार्टी बी की बनेगी। तो इससे क्या होगा कि लोग बी पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी को पसंद नहीं करते थे, तो लोगों के साथ गलत हो गया। तो ये जो है, इस चीज को ठीक करने के लिए, इस चीज को निपटाने के लिए जो हमारे देश में लीडर्स हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने चेंज किया कॉन्स्टिट्यूशन में। और कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करके क्या किया, उन्होंने एंटी डिफेक्शन लॉ लाए, ताकि कोई भी जो रिप्रेजेंटेटिव है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, वो डिफेक्शन ना करे, वो पैसे के बदले एक पार्टी से दूसरे पार्टी में ना जाए। डिफेक्शन का मतलब क्या होता है, चेंजिंग पार्टीज एलिजेंस फ्रॉम द पार्टी ऑन विच अ पर्सन गॉट इलेक्टेड टू अ लेजिस्लेटिव बॉडी टू अ डिफरेंट पार्टी। कहने का मतलब यह है, डिफेक्शन मतलब जो आपको मैंने पूरी कहानी बताई ना अभी, पार्टी ए बी और जो पर्सन पी है उसका एग्जाम्पल देके, वही यहाँ पे बताया गया है कि डिफेक्शन का मतलब क्या है, कि जब कोई पर्सन जो इलेक्ट होके आ चुका है, वो अपनी पार्टी को छोड़ के, जिस पार्टी से उसने इलेक्शन लड़ा था उसको छोड़ के जब वो किसी और पार्टी में चला जाए, तो ये क्या है, डिफेक्शन। बट कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया, चेंज करके एंटी डिफेक्शन लॉ लाए, मतलब डिफेक्शन के खिलाफ जो है लॉ लाए गए, डिफेक्शन को रोकने के लिए लॉ लाए गए, ताकि जो लीडर्स हैं वो इस तरीके से पार्टी ना बदलें और लोगों के साथ धोखा ना हो।
Now the law says if any MLA or MP changes parties, he or she will lose the seat in the legislature. अब कानून ये कहता है कि अगर कोई MP या MLA अपनी पार्टी को चेंज करेगा, MP और MLA मतलब वो इलेक्ट होके ही आया है, तभी तो वो MP और MLA बना है, राइट? पहले तो वो सिर्फ कैंडिडेट था, जब वो इलेक्शंस में जीत गया तो वो MP या MLA बन गया। MP कब बनते हैं? जब लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं तो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं, ठीक है। जो PM वाले इलेक्शंस होते हैं जब, तब क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी से पर्सन जीत के आता है वो MP बनता है। MLA क्या होता है? जब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस होते हैं तो उसमें जो पर्सन है वो MLA बनता है। तो अगर कोई MP या MLA जो है अपनी पार्टी को चेंज करेगा तो अब उसकी सीट लूज हो जाएगी, मतलब उससे उसकी सीट छिन जाएगी। मतलब अगर मान लो अब क्या हुआ, एंटी डिफेक्शन लॉज आ गए, तो पर्सन P ने जो अपनी पार्टी बदली थी A to B, अब क्या होगा, P जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत के आया था उसको उससे छीन लिया जाएगा और ये माना जाएगा कि P कहीं का भी MP या MLA नहीं है। समझे? मतलब अगर आपको पार्टी चेंज करनी है इलेक्शंस में जीतने के बाद, तो आपको कीमत चुकानी होगी अपनी जीत की। मतलब आपको वो सीट छोड़नी पड़ेगी, आपको ऐसा, मतलब जो आपको जीत मिली है ना वो छोड़नी पड़ेगी और आपको नॉर्मल पर्सन बन के दूसरी पार्टी ज्वाइन करनी होगी, फिर आपको MP या MLA नहीं रखा जाएगा। दिस न्यू लॉ हैज हेल्प ब्रिंग डिफेक्शन डाउन, और इस लॉ की वजह से क्या हुआ है, डिफेक्शन काफी ज्यादा कम हो गया है। एट द सेम टाइम दिस हैज मेड एनी डिसेंट इवन मोर डिफिकल्ट, बट इसकी वजह से दिक्कत आई है। मतलब डिफेक्शन तो कम हुआ है, जो लोग पार्टी चेंज करते थे, जो MP MLA पार्टी चेंज करते थे, उसमें तो अब कमी आई है, बट इसकी वजह से एक दिक्कत आई है। दिक्कत क्या है कि डिसेंट जो है अब वो और ज्यादा डिफिकल्ट हो गया है, कि पार्टी में जरूरी नहीं है सारे लोग एक दूसरे से बिल्कुल ही सहमत हों, मतभेद हो सकते हैं एक पॉइंट के बाद। तो जो पर्सन इलेक्ट होके तो आ गया, बट अब उसको ऐसा लग रहा है कि ये पार्टी मेरी बात नहीं सुन रही, ये पार्टी अब भटक रही है, जिस उद्देश्य से मैंने ये पार्टी ज्वाइन की थी वो तो कहीं दिख ही नहीं रहा। तो मान लो जो पर्सन P है उसको ये लगता है कि मेरी पार्टी A अब वो काम नहीं कर रही जो मैंने सोचा था, या वो अपने आदर्शों से भटक रही है, वो मेरी बात नहीं सुन रही। तो P जो है वो आवाज उठाता है, वो बोलता है कि अरे ऐसा मत करो, वैसा मत करो। वो अपनी पार्टी A के लीडर्स को समझाने की कोशिश करता है, बट कोई समझता नहीं है। तो वो हार के वो ये सोचता है कि चलो मैं पार्टी बदल लेता हूँ, इसीलिए उसने सोचा था कि मैं पार्टी B में चला जाता हूँ। बट अब जब डिफेक्शन लॉ आ गए तो इसकी वजह से क्या होगा, वो इलेक्ट होने के बाद अपनी पार्टी नहीं बदल सकता, अब उसे A पार्टी में ही रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो पार्टी बदलने की कोशिश करेगा तो उससे उसकी सीट छीन ली जाएगी। और इसकी वजह से क्या होगा, वो जो पर्सन है वो मजबूरी में आकर ऐसी पार्टी के साथ रहेगा जिससे उसकी सोच अब नहीं मिलती, क्योंकि समय बदलता है, लोगों की सोच बदलती है ना, लोगों के बिहेवियर बदल जाते हैं। तो इस चक्कर में अब वो पर्सन जो अब परेशान है पार्टी A से, उसको मजबूरी में आकर उसी पार्टी के साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो पार्टी चेंज करता है तो उससे उसका कैंडिडेचर, मतलब उससे उसकी जो MP MLA है उसका ओहदा छीन लिया जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, डिसेंट रखना मुश्किल हो गया। डिसेंट मतलब असहमति रखना। अब कोई भी पर्सन अपनी पार्टी में रहकर असहमति नहीं दिखा पाएगा, अगर ऐसा असहमति दिखाता भी है तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो पार्टी चेंज नहीं कर सकता। MPs and MLAs have to accept whatever the party leaders decide, और MPs and MLAs को वही एक्सेप्ट करना पड़ेगा जो पार्टी लीडर्स जो हैं डिसाइड करेंगे। पहले जब ये था कि पहले जब एंटी डिफेक्शन लॉज नहीं थे तो पार्टी लीडर्स के ऊपर भी एक दबाव बना रहता था, उनको भी ये डर रहता था कि अगर हमने अपने मेंबर्स की बात नहीं सुनी तो ये अपनी पार्टी चेंज कर देंगे, तो वो अपने इलेक्टेड MPs एंड MLAs की बात सुनते थे। बट अब जब डिफेक्शन लॉ आ गए हैं तो अब पार्टी लीडर्स को कोई डर नहीं है। पार्टी लीडर्स को यह है कि ये इलेक्ट होके तो आ गए हैं, अब जाएंगे कहाँ, अब पार्टी थोड़ी चेंज कर सकते हैं। तो अब जो मेन टॉप के जो लीडर्स हैं वो अपनी मर्जी चलाते हैं, वो अपने मेंबर्स की, अपने MPs MLAs की बात नहीं सुनते हैं। अब देखो, एक चैलेंज हमने पॉलिटिकल पार्टीज का ये पढ़ा था कि पॉलिटिकल पार्टीज में ना बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है मनी एंड मसल पावर का। मतलब पार्टीज अपने जीत के चक्कर में शॉर्टकट ले लेती हैं और कभी कभी वो ऐसे पर्सन को भी मैदान में उतार देती हैं, ऐसे पर्सन को भी खड़ा कर देती हैं इलेक्शंस में लड़ने के लिए जो कि क्रिमिनल हो। तो इस चीज को कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऑर्डर पास किए हैं ताकि जो मनी एंड क्रिमिनल्स का इन्फ्लुएंस है पॉलिटिकल पार्टीज में वो कम हो सके। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज मैंडेटरी बना दी है कि हर एक कैंडिडेट को जो इलेक्शन में खड़ा हो रहा है
उसको एफिडेविट फाइल करना होगा, जिसमें कि वो पूरी डिटेल देगा या देगी कि उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, उनके खिलाफ कितने क्रिमिनल केसेस पेंडिंग हैं। ये सारी चीज का ब्यौरा जो है वो एफिडेविट में देना पड़ेगा। एफिडेविट क्या है? एफिडेविट जो है वो एक तरीके से एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, साइन डॉक्यूमेंट है, जो कि कैंडिडेट एक ऑफिसर को सबमिट करता है, और इस डॉक्यूमेंट में एक तरीके से एक शपथ ली हुई होती है उस कैंडिडेट के द्वारा कि जो भी वो उन्होंने पर्सनल इन्फॉर्मेशन वगैरह दिया है वो सही है, और वो अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन का पूरा ब्यौरा दे रहे हैं कि उनके पास कितनी जमीनें हैं, कितनी प्रॉपर्टी हैं, कितना उनके पास पैसा है। इस तरीके की सारी चीजें जो हैं वो इस एफिडेविट में लिखते हैं। किसी के ऊपर कितने क्रिमिनल केसेस पेंडिंग हैं, ये सारी चीजें भी लिखी जाती हैं। द न्यू सिस्टम हैज मेड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू द पब्लिक। और ये जो एफिडेविट है, ये जो नया सिस्टम आया है कि हर एक कैंडिडेट को इलेक्शंस में लड़ने से पहले ऑफिसर को एक एफिडेविट सबमिट करना होगा, इसकी वजह से आम जनता के सामने काफी सारी इंफॉर्मेशन आई है इन लोगों के बारे में। अब आम जनता को पता चल रहा है काफी ज्यादा मात्रा में कि जिस पर्सन को हम वोट देने वाले हैं, जो लोग इलेक्शंस में खड़े हैं, वो कौन है, कितने अमीर हैं, कितने गरीब हैं, कितने क्रिमिनल केसेस उनके पास हैं, उनके ऊपर लगे हुए हैं। But there is no system to check if the information given by the candidates is true. But दिक्कत ये है कि एफिडेविट तो सबमिट कर दिया कैंडिडेट्स ने, बट कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो कि ये चेक कर सके कि एफिडेविट में दी हुई बात सच है भी या नहीं। कि उस जो कैंडिडेट है उसने एफिडेविट तो सबमिट कर दिया, बट पता चले उसने गलत इंफॉर्मेशन दी है, तो इस इंफॉर्मेशन को चेक करने के लिए कोई सिस्टम नहीं है। As yet, we do not know if it has led to decline in the influence of the rich and the criminals. और अभी तक हमें ये चीज क्लियर नहीं हुई है कि ये जो सिस्टम है एफिडेविट का और इंफॉर्मेशन को लोगों के सामने लाने का, इससे हकीकत में अमीर लोग एंड क्रिमिनल्स का कोई इन्फ्लुएंस कम हुआ है या नहीं। मतलब हमें ये नहीं अभी तक पता चला है कि ये जो सिस्टम है इसका हकीकत में कुछ असर पड़ा है पार्टीज पे या नहीं। क्या क्रिमिनल्स अभी भी बहुत ज्यादा मात्रा में इलेक्शंस में खड़े हो रहे हैं? क्या अमीर लोगों का अभी भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है? तो ये अभी हमें क्लियर जो डेटा है वो नहीं पता चल पाया है कि क्या इन लोगों का इन्फ्लुएंस कम हुआ है या नहीं। इलेक्शन कमीशन ने भी कुछ ऑर्डर्स जो है वो पास किए हैं, जिनके तहत ये नेसेसरी कर दिया है इलेक्शन कमीशन ने कि पॉलिटिकल पार्टीज को ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस जो हैं वो हेल्ड करवाने पड़ेंगे, अपने ऑर्गेनाइजेशन में इलेक्शंस करवाने पड़ेंगे, एंड ऑर्गेनाइजेशन को इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल करना पड़ेगा कि उनका कितना इनकम टैक्स रिटर्न है, कितना वो टैक्स भर रहे हैं, तो टैक्स का पूरा ब्यौरा उनको देना पड़ेगा। The parties have started doing so, but sometimes it is mere formality. पार्टीज ने करना तो शुरू किया है, पार्टीज ने कहने को इलेक्शंस वगैरह जो है वो कराने शुरू किए हैं, वो इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह भी भरते हैं, बट कभी कभी पार्टीज जो है, कभी कभी क्या ज्यादातर जो पार्टीज हैं वो सिर्फ इसको फॉर्मेलिटी की तरह करती हैं कि हाँ बस कर दिया, आधी इंफॉर्मेशन दी, आधी इंफॉर्मेशन नहीं दी, कुछ झोल कर दिया, टैक्स इवेजन कर दिया, सही इंफॉर्मेशन नहीं दी, और कोई इलेक्शंस वगैरह जो हैं हकीकत में नहीं करवाए, बस डॉक्यूमेंट में लिख के दे दिया कि वी हैव कंडक्टेड इलेक्शंस इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। तो मतलब कि इलेक्शन कमीशन ने ये जो ऑर्डर दिया, ये जो मैंडेटरी बनाई चीजें कि भाई आपको ऑर्गेनाइजेशन में अपनी पार्टीज में इलेक्शन लड़वाने पड़ेंगे, आपको इनकम टैक्स फाइल करना पड़ेगा, बट ये जो चीजें हैं ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो रही हैं। लोग कर तो रहे हैं, पार्टीज कर तो रही हैं, बट नाम मात्र, बस ऐसे ही फॉर्मेलिटी में। It is not clear if this step has led to greater internal democracy in political parties. Again, हमें ये चीज क्लियर नहीं है कि इलेक्शन कमीशन के इस स्टेप से कि क्या सच में कोई इंटरनल डेमोक्रेसी पे असर पड़ा है, क्या इंटरनल डेमोक्रेसी बढ़ी है पॉलिटिकल पार्टीज में इस चीज की वजह से, ये अभी तक क्लियर नहीं है। Beside these, many suggestions are often made to reform political parties. अब ऊपर हमने जो चेंजेस पढ़े, इनके साथ साथ काफी सारी सजेशंस भी दी जाती हैं पॉलिटिकल पार्टीज में रिफॉर्म लाने के लिए। बोला जाता है कि एक लॉ आना चाहिए, एक प्रॉपर लॉ होना चाहिए जो कि पॉलिटिकल पार्टीज के इंटरनल अफेयर्स को मैंडेट करे। मतलब कि लोग ये सजेशन करते हैं कि आप एक कानून ले आओ ताकि वो पॉलिटिकल पार्टीज के इंटरनल मैटर्स को, इंटरनल अफेयर्स को ध्यान रखे कि क्या पॉलिटिकल पार्टी सही से इलेक्शंस वगैरह कंडक्ट कर रही हैं कि नहीं, क्या पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो सही तरीके से काम कर रही हैं कि नहीं। तो इस चीज को लेकर लॉ आने चाहिए, और ये चीज कंपलसरी कर देनी चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टीज मेंबर ऑफ रजिस्टर्स मेंटेन करे, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स जो है वो मेंटेन करे,
कि कितने मेंबर हैं, क्या उनका ब्यौरा है, क्या उनका एड्रेस है, जो भी है, मतलब कि अपने मेंबर्स के बारे में वो एक रजिस्टर मेंटेन करें जिसमें उनके मेंबर्स से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन हो, उनका अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन हो और जो पार्टी है वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करे, एक ऐसी इंडिपेंडेंट ऑथोरिटी हो जो कि किसी से इन्फ्लुएंस ना हो, मतलब कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, वो किसी अमीर से किसी गरीब से बहुत ज्यादा अफेक्ट ना हो, मतलब ऐसा ना हो कि कोई अमीर उनको इन्फ्लुएंस करके चला जाए, तो एक इंडिपेंडेंस होनी चाहिए पार्टीज के पास। और पार्टीज जो है पार्टी डिस्प्यूट में एक जज की तरह काम कर सके, मान लो उनके पार्टी के मेंबर में ही कोई डिस्प्यूट वगैरह हो गया तो पार्टीज उसको सॉल्व कर सकें। ओपन इलेक्शंस करवाएं पॉलिटिकल पार्टीज हाईएस्ट पोस्ट के लिए, कि अब पॉलिटिकल पार्टीज में भी क्या होता है, पार्टीज के चीफ वगैरह रहते हैं तो उनको इलेक्ट करने के लिए ओपन इलेक्शंस होने चाहिए। ये नहीं कि आपने बंद दरवाजे के अंदर कह दिया कि हमने इलेक्शंस करवाए हैं, नहीं, ओपन इलेक्शंस होने चाहिए, दुनिया को पता चलना चाहिए कि हाँ आपने सच में इलेक्शंस करवाए हैं। तो इस तरीके से ये सजेशन दी जा रही है कि हाँ ऐसा होना चाहिए, ऐसे कानून आने चाहिए, ये चीजें कंपलसरी कर देनी चाहिए। दूसरी सजेशन क्या है कि पॉलिटिकल पार्टीज के लिए ये मैंडेटरी कर देना चाहिए कि उनको कुछ मिनिमम टिकट्स जो हैं, लगभग 1/3 टिकट्स जो हैं वो वुमेन कैंडिडेट्स को देनी है। मतलब कि ये बोला जा रहा है कि आप ऐसे लॉ लाओ, ये चीज मैंडेटरी कर दो कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज जितने भी कैंडिडेट्स को खड़ा कर रही हैं इलेक्शंस के लिए उनमें से 1/3 औरतें कम से कम होनी चाहिए। सिमिलरली देयर शुड बी अ कोटा फॉर वुमेन इन द डिसीजन मेकिंग बॉडीज इन द पार्टीज। मतलब कि इसके साथ साथ खुद पार्टीज के अंदर भी जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है, मतलब पार्टीज के अंदर अगेन चीफ वगैरह होते हैं जो पार्टी के लिए डिसीजन लेते हैं, तो वो जो पार्टी की डिसीजन मेकिंग बॉडी है उसमें भी औरतों के लिए कोटा होना चाहिए कि पार्टी के अंदर जो डिसीजन लेने वाली बॉडी है उसमें कुछ हिस्सा औरतें हों। देयर शुड बी स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस। तीसरी जो सजेशन दी जाती है वो ये है कि इलेक्शंस ना स्टेट फंडेड होने चाहिए। मतलब अभी क्या होता है कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को अलग अलग चंदा मिल रहा है, जैसे हमने लास्ट वीडियो में इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात की थी कि बहुत सारे लोग जो हैं बहुत बड़ी पार्टीज को काफी ज्यादा मात्राओं में करोड़ों में पैसा देते हैं। अब इसकी वजह से क्या होता है, किसी पार्टी को ज्यादा पैसा मिल रहा है, किसी पार्टी को कम। जिस पार्टी को बहुत ज्यादा पैसा मिल रहा है वो ज्यादा बेहतर तरीके से इलेक्शन लड़ सकती है, वो ज्यादा तामझाम लगा सकती है, ज्यादा बड़ी रैलियां कर सकती है ना, और ज्यादा लुभा भी सकती है, पैसा वैसा देती है वो लोगों को, तो इस तरीके से वो इलेक्शंस को गलत तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकती है। और दूसरी पार्टी भाई जिसको कोई चंदा वंदा नहीं मिला है, जो मान लो कोई सीधी सादी पॉलिटिकल पार्टी है, जो अच्छी पॉलिटिकल पार्टी है, जो कि किसी को फेवर नहीं करती, जो इंडिपेंडेंट है, जो कि किसी अमीर पर्सन के पैसे नहीं चाहिए जिस पार्टी को, ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो इंडिपेंडेंट रहना चाहती है उसके पास ज्यादा चंदा नहीं आएगा, क्योंकि कोई बड़ी कंपनी कोई बड़ा अमीर आदमी उसको पैसा नहीं देगा, क्योंकि वो जो पॉलिटिकल पार्टी है वो कहती है कि हम सही काम करेंगे, हम आपके फेवर में गलत डिसीजंस नहीं लाएंगे। तो उस पॉलिटिकल पार्टी के पास कोई चंदा देगा ही नहीं, और वो पॉलिटिकल पार्टी फिर कम पैसों में इलेक्शन लड़ेगी। जब वो पॉलिटिकल पार्टी कम पैसों में इलेक्शन लड़ेगी तो ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाएगी, ज्यादा रैली वगैरह नहीं कर पाएगी, ज्यादा तामझाम नहीं कर पाएगी, तो वो जो पॉलिटिकल पार्टी है फिर कहीं ना कहीं वो छुपी रह जाएगी, लोगों तक सही तरीके से नहीं पहुंच पाएगी। तो ये देखो डिफरेंस है, जिस पॉलिटिकल पार्टी के पास जितना पैसा है वो उतना ज्यादा खर्च करेगी, उतना ज्यादा वो आपको चारों तरफ नजर आएगी, उतना ज्यादा वो लोगों तक पहुंचेगी, उतनी ज्यादा रैलीज, उतने ज्यादा भाषण भाषण वो करेगी। अब जिस पार्टी के पास ज्यादा पैसा नहीं है वो ये सब नहीं कर पाएगी। तो इस वजह से क्या आप ये कह सकते हो कि एक फेयर ग्राउंड मिला हुआ है सबको, एक लेवल ग्राउंड है लोगों के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए? तो नहीं है। जिन पॉलिटिकल पार्टीज के पास ज्यादा पैसा है वो एक ऊंचे लेवल पे हैं, वो उनके जीतने के चांसेस ज्यादा हैं क्योंकि वो लोगों को ज्यादा इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं। वहीं वो पॉलिटिकल पार्टीज जिनके पास ज्यादा पैसा नहीं है वो इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहे, उनके जीतने के चांसेस कम है। तो एक लेवल प्लेइंग ग्राउंड नहीं है, सबके लिए एक समान जो ग्राउंड है वो नहीं है, कोई ऊपर दिख रहा है कोई नीचे दिख रहा है। तो इस चीज को इंश्योर करने के लिए ये सजेशन दी जाती है कि आप एक काम करो, ये सारा जो चंदे वंदे वाला सिस्टम वो सब बंद कर दो, और गवर्नमेंट सारी पॉलिटिकल पार्टीज को इक्वल मात्रा में, या फिर वो पिछले इलेक्शंस में कितने वोट्स उन्होंने जीते थे उसके बेसिस पे, अगर किसी पार्टी ने बहुत ज्यादा वोट जीते हैं तो उसको थोड़ा ज्यादा पैसा दो। इस तरीके से या तो इक्वल दो या तो उनको उनके पिछले इलेक्शंस में जीते हुए वोट्स के बेसिस पे पैसा दो, बट गवर्नमेंट पैसा दे सारी पॉलिटिकल पार्टीज को, ताकि सारी पॉलिटिकल पार्टीज के पास एक इक्वल ग्राउंड हो, लेवल प्लेइंग ग्राउंड हो, कि वो लोग सब समान हो और अपने अपने तरीके से इक्वल पैसे यूज करके
या अपने हिसाब से जो उनका पैसा बनता है वो यूज करके जनता तक पहुंच सकें, रैली वगैरह करवा सकें, राइट। तो ये सजेशन दी जाती है कि गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, जो पैसे हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज को गवर्नमेंट द्वारा दिए जाने चाहिए ताकि सारी पॉलिटिकल पार्टीज को इक्वल मौका मिले इलेक्शंस में जीतने का। दिस सपोर्ट कुड बी गिवन इन काइंड। ये जो सपोर्ट है वो काइंड में हो सकती है। काइंड मतलब समान हो, जैसे पेट्रोल दे दिया, पेपर, टेलीफोन एक्सेट्रा, ये सारी चीजें जो कि इलेक्शंस के टाइम पे यूज होंगी, इलेक्शन कैंपेन्स के टाइम में यूज होंगी, आप ये सारी चीजें अलॉट कराओ। या फिर कैश भी दे सकते हो, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ वोट सिक्योर्ड बाय पार्टीज इन द लास्ट इलेक्शंस, कि पिछले इलेक्शंस में पार्टी ने कितने वोट सिक्योर किए थे उसके बेसिस पे उनको पैसा दे सकते हो। तो ये जो सजेशन है वो दी जाती है। अब ये हमने काफी सारी सजेशंस पढ़ी कि भाई लॉ आने चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज के इंटरनल मैटर्स को कंट्रोल करने के लिए, ओवरसी करने के लिए, कोटा होना चाहिए औरतों के लिए विद इन पार्टीज, एंड जो पार्टीज कैंडिडेट्स को खड़ा कर रही हैं उनमें भी 1/3 हिस्सा पॉलिटिकल पार्टीज को रिजर्व करके रखना चाहिए। इसके साथ साथ फिर हमने जो तीसरी सजेशन ये देखी कि स्टेट फंडेड होने चाहिए इलेक्शंस, कि अलग अलग पार्टीज को सपोर्ट की जाए गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये सजेशंस ही दी गई हैं अभी तक, ये चीजें अभी तक एक्सेप्ट नहीं हुई हैं, ये चीजें लागू नहीं हुई हैं, पॉलिटिकल पार्टीज ने इन्हें अभी एक्सेप्ट नहीं किया है। इफ एंड व्हेन दीज आर एक्सेप्टेड दीज कुड लीड टू सम इम्प्रूवमेंट। अगर इन सजेशंस को एक्सेप्ट किया जाता है तो इसकी वजह से थोड़ी इम्प्रूवमेंट हमें देखने मिल सकती है। बट वी मस्ट बी वेरी केयरफुल अबाउट द लीगल सॉल्यूशंस टू पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। बट ये जो लॉ वाली हम बात कर रहे हैं कि हमें ये चीज कंपलसरी कर देनी चाहिए, इस तरीके के लॉज ला देने चाहिए, इनके रिगार्डिंग ना हमें बहुत ज्यादा केयरफुल होना है। जब पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हम लॉ के थ्रू निकालने की कोशिश करते हैं तो एक खतरा बढ़ जाता है। खतरा क्या है कि ओवर रेगुलेशन जो है पॉलिटिकल पार्टीज को काउंटर प्रोडक्टिव बना सकता है। मतलब जब हम किसी चीज को बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ना तो वो चीज शॉर्टकट ढूंढने लगती है, वो फिर और ज्यादा धोखा करने लगती है। जैसे आपने देखा होगा अगर आपके मम्मी पापा बहुत ज्यादा आप पे कंट्रोल करते हैं, कहाँ जा रहे हो, किधर जा रहे हो, कैसे कर रहे हो, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो झूठ बोलने लगते हैं। अगर ओवर रेगुलेशन होती है चीजों की तो फिर पर्सन गलत रास्ता अपना लेता है। रेगुलेशन भी एक लिमिट में होनी चाहिए, है ना। तो यही दिक्कत है कि अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज पे बहुत ज्यादा लॉज, रेगुलेशंस, ये सारी चीजें थोप देंगे तो कहीं ऐसा ना हो ये पॉलिटिकल पार्टीज कानून को चीट करने के तरीके ढूंढने लगे, कानून को धोखा देने के तरीके ढूंढने लगे और ज्यादा गलत रास्ते पे वो चली जाएं। Besides, political parties will not agree to pass a law that they do not like। और इसके साथ साथ देखो पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वही तो गवर्नमेंट में एक्चुअली बैठी हैं, है ना। जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने तो गवर्नमेंट बनाई हुई है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिलके सारे क्या करते हैं, किसी लॉ को, किसी कानून को पास करते हैं। अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज का हिस्सा है, तो क्या वो किसी ऐसे कानून को लाएंगे जो कि उनके पावर को कम करेगा? क्या पार्लियामेंट में बैठे लोग अपनी पार्टीज के लिए कोई लॉ वगैरह पास करेंगे? मतलब पार्टीज कोई भी ऐसे लॉ को नहीं लाएंगे जिन्हें वो खुद पसंद नहीं करती, क्योंकि लॉ बनाना तो उन्हीं लोगों के हाथ में है ना, लॉ बनाना तो एमपीज वगैरह के हाथ में है। तो वो खुद ऐसी चीज क्यों लाएंगे जो कि उन्हीं को नुकसान पहुंचाने वाली है, जो कि उन्हीं की इंडिपेंडेंस को उनसे छीनने वाली है? तो वो नहीं लाएंगे ऐसा। तो ये ना बहुत अजीब सी एक सिचुएशन हो गई है कि जिन लोगों में, जिन चीजों में हमें बदलाव चाहिए, हमें चाहिए बदलाव, सारी पावर उन्हीं के हाथ में है ना। हम चाहते हैं पार्टीज में चेंज आए और वो नहीं चाहते, जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो नहीं चाहती कि कोई चेंज आए। तो क्या वो लॉ लाएंगी? नहीं लाएंगी, क्योंकि लॉ बनाना तो उनके हाथ में। और वो कह नहीं रही, वो कह रही है कि भाई मेरे को लॉ लाना ही नहीं है, ये चीज मेरे को पसंद नहीं आ रही, मैं लॉ नहीं लाऊंगा। तो ये दिक्कत है। There are two other ways in which political parties can be reformed। अब इन सारी suggestions, इन सारे steps के अलावा भी दो ऐसे तरीके हैं जिनसे इन political parties में change लाया जा सकता है। पहला है people can put pressure on political parties। अब जनता जो है वो political parties पे pressure डाल सकती है। This can be done through petitions, publicity and agitations। और pressure कैसे डाला जा सकता है? आप petition डाल सकते हो, आप publicity कर सकते हो, मतलब एक तरीके से जैसे रैली वगैरह निकालते हैं ना लोग रैली निकाल सकते हैं कि हमें पॉलिटिकल पार्टीज में ये बदलाव चाहिए। एजिटेशन कर सकते हैं कहीं ना कहीं, थोड़ा सा जैसे नहीं जो आंदोलन वगैरह हैं वो लोग कर सकते हैं ताकि पॉलिटिकल पार्टीज पे
प्रेशर डालें. ऑर्डिनरी सिटीजन्स, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स एंड द मीडिया कैन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन दिस. तो जो आम जनता है, प्रेशर ग्रुप्स हैं, मूवमेंट्स हैं, मीडिया जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है पार्टीज पे दबाव डालने के लिए. अगर पॉलिटिकल पार्टीज को ये लगेगा कि वो पब्लिक सपोर्ट लूज कर रही है तो वो एक ना एक तरीके से मजबूर हो जाएंगे कि हमें रिफॉर्म लाने पड़ेंगे. अगर पॉलिटिकल पार्टीज को ये महसूस होगा कि हम जनता का सपोर्ट खो रहे हैं क्योंकि हम अपने अंदर बदलाव नहीं ला रहे, तो वो ये सोचेंगे कि भाई हम इलेक्शंस कैसे जीतेंगे. इलेक्शंस जीतने के लिए तो हमें जनता की सपोर्ट चाहिए और जनता हमारी सपोर्ट में दिख नहीं रही. जनता कह रही है कि आप बदलाव लाओ, हम तभी आपकी सपोर्ट करेंगे. तो पॉलिटिकल पार्टीज थोड़ी मजबूर सी हो जाएंगी कि उन्हें बदलाव अपने अंदर लाना पड़ेगा, उन्हें अपने अंदर चेंजेस लाने पड़ेंगे, तभी जाके उन्हें पब्लिक सपोर्ट मिलेगी. तो पब्लिक सपोर्ट पाने के लिए पार्टीज अपने अंदर कुछ ना कुछ बदलाव करने के लिए मजबूर हो जाएंगी. तो वो जो रिफॉर्म्स हैं, जो बदलाव है, उनको सीरियसली लेंगी. सेकेंड जो तरीका है वो ये है, पॉलिटिकल पार्टीज कैन इंप्रूव इफ दोज हु वांट दिस जॉइन पॉलिटिकल पार्टीज. पॉलिटिकल पार्टीज को हम इंप्रूव कर सकते हैं कैसे? अगर जो लोग इंप्रूवमेंट चाहते हैं वो भी पॉलिटिकल पार्टीज ज्वाइन कर लें. मतलब कि अगर मैं बाहर बैठे बैठे कहती रहूं कि पॉलिटिकल पार्टीज में ये होना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज को ज्यादा डेमोक्रेटिक होना चाहिए, इलेक्शंस करवाने चाहिए, पैसे और मसल पावर को इन्फ्लुएंस नहीं करने देना चाहिए. अब ये सारी चीज मैं बाहर बैठे बैठे कह रही हूँ, इसका असर कब होगा? मतलब क्या हो अगर मैं भी कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लूं और फिर मैं अपनी पॉलिटिकल पार्टी में जाके ये चीजें इंप्लीमेंट करूं, तो ज्यादा अच्छी बात नहीं होगी, है ना? तो बेहतर होगा कि कहां तो मैं बाहर बैठे बैठे बस बोल रही हूं कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, और दूसरी तरफ मैं खुद पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लूं और वो चीजें खुद चेंज करूं जो मैं कह रही थी. अपनी पॉलिटिकल पार्टीज में इलेक्शंस करवाऊं और प्रॉपर रजिस्टर ऑफ मेंबर्स मेंटेन करें और जो पैसा है, मसल पावर है, उसको इन्फ्लुएंस ना करने दे अपनी पॉलिटिकल पार्टी को, इंडिपेंडेंट रहें, क्रिमिनल्स को कैंडिडेचर ना दें. ये सारी चीजें मैं खुद जाके भी तो इंश्योर कर सकती हूँ ना. तो मतलब कि दूसरा तरीका ये है कि जो लोग इन चेंजेस को चाहते हैं वो खुद जाके पॉलिटिकल पार्टीज ज्वाइन करें. द क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन. कि कोई डेमोक्रेसी कितनी अच्छी है, क्या उसकी क्वालिटी है, ये डिपेंड करता है कि कितनी जनता पार्टिसिपेशन कर रही है. क्योंकि डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पब्लिक पार्टिसिपेशन. जितना ज्यादा पब्लिक पार्टिसिपेशन होगा उतनी अच्छी डेमोक्रेसी होगी. तो जितने ज्यादा लोग पॉलिटिकल पार्टीज को ज्वाइन करेंगे उतना बेहतर होगा कि हम कोई चेंजेस देख पाएंगे, है ना? हमारी डेमोक्रेसी के लिए बेहतर होगा. इट इज डिफिकल्ट टू रिफॉर्म पॉलिटिक्स इफ ऑर्डिनरी सिटीजन्स डू नॉट टेक पार्ट इन इट एंड सिंपली क्रिटिसाइज इट फ्रॉम द आउटसाइड. तो पॉलिटिकल पार्टीज में रिफॉर्म लाना बहुत ही मुश्किल होगा अगर ऑर्डिनरी सिटीजन्स जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज को ज्वाइन ही ना करें और बस बाहर बैठे बैठे बातें बनाते रहें, क्रिटिसाइज करते रहें कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए. The problem of bad politics can be solved by more and better politics. ये जो बुरी पॉलिटिक्स हो रही है या जो प्रॉब्लम्स हैं पॉलिटिक्स की, वो सुधारी जा सकती हैं अगर बेटर पॉलिटिक्स हो. और बेटर पॉलिटिक्स कब होगी? जब सही लोग पॉलिटिक्स में जाएंगे. We shall return to this theme in the final chapter. और जब हम फाइनल चैप्टर पढ़ेंगे तो हम इसी चीज की बात करेंगे. सो आई होप कि जो ये वाला सेक्शन है आपको अच्छे से समझ आया होगा कि किस तरीके से जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनमें चेंजेस आने चाहिए. कुछ स्टेप्स तो लिए गए हैं, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर्स दिए हैं, हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो है वो ऑर्डर्स दिए हैं. इन सारी चीजों की वजह से कुछ चेंजेस आए हैं, कुछ सजेशंस भी दी गई हैं और भी कुछ हमने तरीके भी देखे कि किस तरीके से प्रेशर ग्रुप्स जो हैं वो दबाव डाल सकते हैं, किस तरीके से ऑर्डिनरी लोग पॉलिटिकल पार्टीज को ज्वाइन करके कुछ बदलाव ला सकते हैं. तो ये सारी चीजें हमने देखी. सो आई होप कि आपको ये सारी चीजें जो है क्लियर होंगी. एंड विद दिस we have come to the end of our chapter number 4 of class 10 civics. I hope you like this video. If you do, then please give it a thumbs up, and if you're new to the channel, then please subscribe to it and don't forget to press the bell icon so that you never miss an update. So we will meet in the next video with a new chapter. Till then, bye bye.